अमेरिका इसराइल बनाम ईरान जंग 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल ने मिलकर ईरान पर जंग की शुरुआत की थी, ईरान पर हमला किया था, जिसके बाद से ईरान जवाबी हमला आज तक देता आ रहा है और अब यह जंग पूरे 1 महीने मुकम्मल कर चुकी है। लेकिन अब भी सवाल यही है कि जंग आगे और अभी खिंचेगी या जंग अब विराम तक पहुंचेगी। क्योंकि एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप लगातार उनके बयानों से बात सामने आ रही है कि उन्होंने जैसा वो कहते रहे हैं कि ईरान की जो ताकत है वो खत्म हो चुकी है और उसकी आर्मी जो है वो खत्म हो चुकी है, उसकी नेवी खत्म हो चुकी है, तमाम तरह की बातें करते आ रहे हैं। ये बातें उन्होंने जंग शुरू होने के पहले हफ्ते में ही कह दी थी, लेकिन जंग अब तक जारी है और अब तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगला पड़ाव इसका जो है वो कहीं ना कहीं रेड सी भी बनता दिखाई दे रहा है, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं। उसी बीच ईरान ने अपने हर हमले से यह एहसास कराया है कि ईरान पर जितना शदीद हमला होगा उससे बढ़कर ईरान इसका जवाब देता रहेगा। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि दरअसल जंग कहां तक पहुंची, जंग में हार जीत से परे यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस जंग का प्रभाव किस पर कितना पड़ा और क्या दुनिया के बाकी देश भी इस जंग का प्रभाव झेल रहे हैं। आखिर यह जंग कब तक चलती रहेगी। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 28 फरवरी को जंग की शुरुआत हुई थी और अमेरिका इसराइल ने इस जंग के हमले में पहल की थी, यानी पहला हमला अमेरिका और इसराइल की तरफ से हुआ था और उस पहले ही हमले में अमेरिका ने ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया था। जो उसका शीर्ष नेतृत्व है, जो उनके रहबरे आला थे, सैयद आला अली खामनई, उनका भी जो है उनकी भी मौत हो गई और कई बड़े जो टॉप लीडर्स थे फौज के या उनके पॉलिटिकल, उनकी भी से बात हो गई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ईरान ने फाइट बैक किया, जो जवाबी हमला किया है, ईरान दुनिया को यह बताने में कामयाब रहा कि हमले की शुरुआत ईरान ने नहीं की, ईरान पर जंग थोपी गई है, इसलिए ईरान उसका जवाब दे रहा है। और अब हालात यह है कि ईरान का भी इतने दिनों में जो जंग चली है जबरदस्त नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान ने भी जो जवाबी हमला किया है उस जवाबी हमले में ईरान ने खास तौर से इसराइल को, उसमें चाहे हाइफा का शहर हो या तेल अवीव का शहर हो या बैत शमस हो, उसका नजारा बिल्कुल वैसा कर दिया है जैसा कि लगातार इसराइली हमलों में गजा में जो हालात बनते हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो अब ईरान के हमले जो खाड़ी के देश हैं, इन देशों में ईरान लगातार हमले कर रहा है और पहले हमले के जवाब से ही जो ईरान का हमला शुरू हुआ था उसमें ही ईरान ने सऊदी अरब हो या फिर जॉर्डन हो या कतर हो या यूएई हो या कुवैत हो, इन तमाम जगहों पर जितने भी अमेरिकी बेसिस थे उन्हें निशाना बनाया था। ताजा हमले में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने जो हमला किया है, उस हमले में काफी महंगा जो एक विमान है, फ्यूलिंग विमान, जिसे E3 सेंट्री विमान कहा जाता है, वो क्षतिग्रस्त हो गया है अमेरिका का और 15 से ज्यादा जो ईरान का दावा है अमेरिकी फौजियों को उन्होंने जख्मी कर दिया या उनमें से किसी की मौत भी हो गई है। ये ताजा जानकारी है। तो इन सब के बीच अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से कि दरअसल ये जंग कहां तक पहुंची। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। हमारे साथ मोहम्मद अली शाह होंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं, टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ, संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, और प्रोफेसर अजिताभ। तो सबसे पहले मैं संजीव जी आपके पास आना चाहूंगा। संजीव जी, मुझे जरा संक्षेप में यह बताएं कि ये जंग कहां तक पहुंची है और जंग में हार जीत से परे जंग में पलड़ा किसका भारी, किसका हल्का नजर आ रहा है। देखिए, आज जंग का 30वां दिन है और जाहिर है कि ये जंग लगातार जारी है और 28 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो एक स्ट्राइक कंडक्ट की, पहले ही स्ट्राइक में उनको जाहिर है कि एक बहुत बड़ी, अगर यूएस के पर्सपेक्टिव से बात करें, इजराइल के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो बहुत बड़ी जो उन्होंने टारगेट्स अचीव कर लिए। आयतुल्ला खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर, को ही उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। और मैं अवश्य ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी घटना थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाने वाली जो कुछ घटनाएं बड़ी होती हैं उनमें एक थी जिसमें कि सुप्रीम लीडर का एलिमिनेशन था।
और जाहिर है कि उसके बाद जो युद्ध शुरू हुआ है उसमें ईरान ने भी अच्छी फाइट बैक की है और ईरान भी एक लगातार उसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन एक बात मैं अवश्य ये देखता हूं कि जिस तरीके से ईरान की इस्लामिक रिजीम ने इसको रिस्पॉन्ड करने का जो तरीका चुना है, वो जाहिर है कि उन्हें उनके लिए और भी ये चुनौतियां खड़ी करने का ही वो कार्य करता हुआ दिखाई देता है। अभी तक तो जो वेस्ट एशिया कंट्रीज, एशियन कंट्रीज को, जिनका कि इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था और उस युद्ध को समाप्त कराने की पहले भी वो ये युद्ध छिड़े ही ना इसके लिए प्रयास कर रहे थे। ओमान उसकी मदद कर रहा था। अब ओमान के ऊपर ही मिसाइलें आके गिर रही हैं, ड्रोन्स आके गिर रहे हैं, जो सऊदी अरबिया, दुबई, दोहा जैसे जो सिटीज है वो टारगेट हो रही है। तो ऐसे में ये जो युद्ध का जो दायरा बढ़ाने की लगातार जो कोशिश की जा रही है, ये अच्छे ट्रेंड नहीं है। और ये जो लड़ाई है, हालांकि मैं इसमें सऊदी अरबिया की, यूएई की, कतर, बहरीन, ओमान जैसे राष्ट्रों की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही रिस्ट्रेंट दिखाया है और वो अगर चाहते तो डे वन से ही वो कम्बैट मिशन में आ जाते, इसको रिस्पॉन्ड करते। लेकिन उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया है तो इस बात को दर्शाता है कि ये जो वेस्ट एशियन राष्ट्र हैं वो नहीं चाहते कि इस युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन हो, ये युद्ध कोई छह युद्ध में बदले। उसी तरीके से नेटो के राष्ट्र भी इस युद्ध में नहीं पड़ना चाहते। डोनाल्ड ट्रंप के सारे प्रयासों के बावजूद भी किसी यूरोपीय राष्ट्र ने इसमें अपना कोई इंटरवेंशन करने की अगर कदम नहीं बढ़ाए हैं तो ये उनकी सकारात्मकता को दर्शाता है। और मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस युद्ध का कोई रीजनल या ग्लोबल एस्केलेशन नहीं देखना चाहता। और ऐसे में सबसे अच्छा विकल्प यही होगा कि ये जो वॉरिंग साइड्स हैं 30 दिनों की लड़ाई के बाद और एक दूसरे के ऊपर सब्सटेंशियल लॉसेस करने के बाद अपनी अपनी कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज के अनुसार वो अब नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाएं, बातचीत करें और डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन के रास्ते पर आना ही सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन देखना होगा कि ये बुद्धिमत्ता, ये विजडम कब प्रिवेल करता है, ये प्रिवेल करता भी है या नहीं करता है, ये भी अभी प्रश्न चिन्ह इस पर लगा हुआ है। जी प्रोफेसर अजिताभ, ये जैसा संदीप जी कह रहे हैं कि जंग में नुकसान दोनों का हो रहा है, ईरान का भी काफी नुकसान हुआ है लेकिन इसराइल का भी नुकसान हुआ, अमेरिका की साख को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और इनका ये कहना है कि जो खाड़ी के देश उन्होंने अब तक रेस्ट्रेंट रखा है लेकिन बातचीत से ही बात निकलेगी। प्रोफेसर अजिताभ, आपको क्या लग रहा है ये जो बातचीत का एक नया जो एक दौर शुरू हुआ है, जिसे ईरानी जो सोर्सेज वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये अमेरिका का एक और धोखा है, जैसा उसने पहले बातचीत के दौरान उसने जो हमले करवाए थे, इसके पहले भी जो शुरू हुई थी 28 फरवरी को और 2025 वाली जंग भी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कैसे देख रहे हैं, क्या अमेरिकी प्रशासन इंक्लूडिंग इसराइल बातचीत के जरिए से जंग को विराम तक पहुंचाने में मतलब सही नीयत के साथ नजर आ रहे हैं या फिर ये कि एस्केलेशन और बढ़ेगा, क्योंकि ईरान का कहना है कि ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी अमेरिका कर रहा है। प्रोफेसर अजिताभ, अनम्यूट करेंगे शायद आप खुद को। जी माफ कीजिएगा, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है प्रोफेसर अजिताभ। प्रोफेसर अजिताभ, आप अनम्यूट कर लें और फिर बोलें। जी आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? चलिए मैं फिर आता हूं, तब तक मुझे लगता है इस पे तकनीकी तौर पर इसको देख लिया जाए। हमारे और आ रही है अजित जी, बोलिए अजिताभ जी बोलिए, आवाज आ रही है। जी ठीक है, मुझे लगता है कि एक प्लॉय है ये अमेरिका लेड जो अभी अलायंस कह लीजिए उसमें जी हाँ फ्रीज हो गए, सिग्नल की दिक्कत है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। मैं आपके पास आना चाहता हूं रक्षा विषय के बतौर। आप हमें ये बताएं कि इस जंग को आप क्या देख रहे हैं, जो हालात है वो क्या बयां कर रहे हैं कि अमेरिका इसराइल जंग को कंटिन्यू करना चाहेगा या फिर ईरान इस जंग को और लंबा खींचने के लिए वो तैयार आप देख पा रहे हैं, या फिर इसके क्या है अलग अलग एंगल्स? देखिए, असलियत को समझिए। आप ये देख रहे हैं कि इजराइल के अंदर बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। क्या तेहरान में कोई रिपोर्टर मौजूद है? यानी कि इजराइल की तरफ से जो खबरें आ रही हैं या अमेरिका की तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो तो करीब करीब काफी हद तक सच मानी जा सकती हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही। कारण क्या है? ईरान ने ये कह दिया है
कि हमारे देश में अगर दुश्मन के हथियार से कोई नुकसान हो रहा है जी। और उसका वीडियो बनाता हुआ कोई व्यक्ति पकड़ा गया तो उस व्यक्ति को दुश्मन देशों का जासूस मानकर खुदा का दुश्मन होने की सजा दी जाएगी, यानी कि सजाए मौत, या उसका दाहिना और बाइना हाथ पैर काट दिया जाएगा। इसलिए ईरान की खबर नहीं आ रही है। लेकिन सर मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा और इसको मतलब संजीदगी से देखने की जरूरत है। ईरान में इवन CNN की जो है वो टीम वहां मौजूद है, वो कवरेज कर रही है। ईरान ने कभी इस बात को छिपाया नहीं कि हमारे जो वरिष्ठ लीडर है या सीनियर वो मारे गए या नहीं मारे गए। अली लारीजानी मारे गए तो उन्होंने बता दिया कि अली लारीजानी मारे गए। खामनेई मारे गए तो उन्होंने बता दिया 2 दिन के बाद कंफर्म कि वो मारे गए। तो क्या मुझे लग रहा है कि आप इस बारे में थोड़ा सा और सोचें कि क्या है वहां पर। नहीं, सुनिए, उन्होंने अपने टॉप लीडर्स के मारने की तो पुष्टि की है, या उन्होंने अपने स्कूल के ऊपर अटैक हुआ उसकी पुष्टि की है, वो उन्होंने खुद की है। वो इंडिपेंडेंट जो मीडिया है उसके सामने पूरे रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि 40-50 हजार जहाँ पे बॉम्ब गिराए जा चुके हों। अच्छा, जो ईरान की तरफ से ड्रोन आते हैं उसमें 100, 10, 20, 50 kg एक्सप्लोसिव होता है। जो उनकी मिसाइल्स आती हैं उसमें 100, 150, 200, 500 kg तक बारूद होता है। लेकिन जो बम गिराए जा रहे हैं सर मेरा सवाल यही है, थोड़ा सा साउंड बढ़ा देंगे। सर मेरा सवाल आपसे यही है कि अब जो आप क्या देख रहे हैं स्थितियां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान खोलने को तैयार नहीं है। अमेरिका की कोशिश है, जैसी कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि खार्ग जो द्वीप पर कब्जा कर लिया जाए, ग्राउंड डिविजन किया जाए। उधर हौसी जो फाइटर्स वो कह रहे हैं कि हम रेड सी को भी बंद कर सकते हैं। तो 30% जो है तेल का आवाजाही यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, 12% के आसपास रेड सी से। तो फिर ये स्थिति क्या बन जाएगी अगर ऐसा होता है तो? या फिर क्या वाकई अमेरिका और इतनी तैयारी के साथ आ रहा है ग्राउंड डिविजन में कि वो यहाँ तक आकर के और ईरानी फौजियों के साथ लड़ करके वो उसको जीत लेगा? अरे भाई साहब, विदेश मामलों के जानकार हो या रक्षा विशेषज्ञ हो, जो आते हैं वो ये तो बताते हैं कि क्या हो रहा है, ये नहीं बताते कि इससे निकलने का रास्ता क्या है। और जो बताते भी है वो ये बताते हैं कि डायलॉग ही रास्ता है। ये भी सारी दुनिया जानती है कि जब युद्ध होता है तो बाद में अल्टीमेटली टेबल पर ही आना पड़ता है। पर टेबल पर कैसे आए, मैं आपके सामने एक सॉल्यूशन रखता हूँ। ईरान के साथ ट्रस्ट डेफिसिट है अमेरिका की बेइंतहा। वो कह रहा है कि बात चल रही थी और आपने अटैक कर दिया और पहले भी आपने ऐसा किया था, मान लिया। अब पाकिस्तान ने एक कोशिश की, पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो टर्की और इजिप्ट से मिलके ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता कराए, मगर वो समझौता इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसके पुराने इतिहास को देखो तो वो षड्यंत्र, धोखेबाजी और आतंक के ऊपर खुद इन्वॉल्व रहा है, तो वो कैसे समझौता करा दे। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी बनती है? अब आप इसमें सोच के देखें। मैं कहता हूं कि इसमें भारत को खुद होके इंटरेस्ट लेना चाहिए। भारत को ये कहना चाहिए, भारत अगर इसमें जुड़ता है तो ज्यादातर लोग ये कहने आ जाएंगे कि साहब देखिए, पाकिस्तान के इनिशिएटिव को हमें सपोर्ट करने की क्या जरूरत थी। अरे मैं कहता हूं कि पहली बात तो भारत इससे अफेक्टेड है, दूसरी बात पूरी दुनिया उससे अफेक्टेड है। हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करने वाले अगर पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं तो अब हमें ईगो को छोड़ना चाहिए, क्योंकि भारत की क्रेडिबिलिटी है, भारत की स्वीकार्यता ईरान में भी है, इजराइल में भी है और कुछ हद तक अमेरिका में भी है। अगर भारत इसको स्यूमोटो होके ज्वाइन करता है तो उस वार्ता के अंदर कोई रिजल्ट निकल सकता है। एक सॉल्यूशन है आपके सामने, एक नई दिशा में सोचने की बात कि जो अब तक नहीं थी। अब सवाल ये उठेगा कि भाई इसमें तो पाकिस्तान को क्रेडिट मिल जाएगा इसलिए भारत को नहीं जुड़ना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि चलो पाकिस्तान ही सही, दुश्मन ही सही, लेकिन अगर भारत का कद एक पहाड़ की तरह है, उसमें से 2-4 बोल्डर अगर टूट के गिर भी जाए तो पहाड़ का कद कम नहीं हो जाता। यानी कि इसमें भारत को एक एडिशन और एक चीज ही मिलेगी और उसकी छवि और ज्यादा सुदृढ़ होकर निकलेगी। सॉल्यूशन तो सर ये, मैं आपके पास इत्तेफाक रखता हूँ जी। संजीव जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ क्योंकि प्रोफेसर अजिताभ अभी जुड़ नहीं पाया, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई। संजीव जी, मेरा सवाल ये था कि 1 महीने के बाद, यानी कि 28 फरवरी को हमले हुए थे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के अगर आप स्टेटमेंट्स को याद करें
उनका कहना था 24 आवर्स, फिर 1 वीक विल बी एनफ। फिर उन्होंने कह दिया कि सब कुछ तबाह कर दिया हमने, ईरान की नेवी, ईरान की आर्मी, ईरान का एयरफोर्स, सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन ईरान तो आज भी जवाब दे रहा है। ईरान ने तो एक दिन पहले प्रिंस सुल्तान जो एयरबेस है सऊदी का, जिसमें अमेरिकी हवाई अड्डे पर हमला किया है और 15 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं उसके फौजी, और एक जो E3 जो फ्यूल जो विमान है उसको क्षतिग्रस्त किया है, बल्कि 2-3 किया है, ऐसी खबरें आ रही। मैं आपसे संजीव जी जानना चाहता हूं कि ये जंग कहां तक पहुंची है, और क्या जंग के पहले जितना नापा तोला गया था एक दूसरे की ताकत को, क्या वैसे ही है या उसमें कुछ फर्क नजर आ गया? देखिए, एक तो बात होती है कि राष्ट्रपति या जो वॉरिंग साइट्स हैं, जब वो जंग में उतरती हैं तो उसमें बहुत सारे रेटोरिक भी इस्तेमाल किए जाते हैं जी। और अनेक तरीके की ऐसी बातें कही जाती हैं कि जिससे कि जो विपक्षी जो पार्टी है, जो एडवर्सरी है, वो पहले से ही दबाव में आ जाए। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहे कि 24 आवर्स में मैं इसको समाप्त कर दूंगा, फिर उसके बाद इतने समय में ये सारी जो बातें, और उसके बाद अभी भी आपने देखा कि उन्होंने कहा हमने पूरी नेवी समाप्त कर दी, एयरफोर्स समाप्त कर दी, लेकिन अभी भी तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान सेलेक्टिव ब्लॉकेट किया ही हुआ है और वहां पर नेवी तो अभी भी उसकी काम कर रही है। तो ये कई ऐसे जो बातें जब कही जाती हैं और युद्ध के समय में जब कही जाती हैं तो उसके पीछे मनोवैज्ञानिक दबाव को बनाने का एक सीधा एक लेकिन इसमें ये बात भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली जो है तमाम मुल्कों से साथ देने की मांग की थी, खासतौर से नाटो के मुल्कों से, यहां तक कि चाइना से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए। क्या हुआ फिर उसका? देखिए, ये मैं जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, और कि जो वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं या जो नेटो के जो राष्ट्र हैं, यूरोप के राष्ट्र हैं, यदि वो इस युद्ध में नहीं शामिल होना चाहते हैं तो वो इस बात को दर्शाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो इस युद्ध का कोई रीजनल या ग्लोबल जो एस्केलेशन है वो नहीं देखना चाहता। और विश्व का जो समुदाय है वो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि युद्ध का युग नहीं है। जाहिर है कि इस युग को युद्ध का युग बनाने की कोशिशें, साजिशें बहुत चल रही हैं। तरह तरीके के ऐसी स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि जिससे कि ये युद्ध का युग में ही बदल जाए। और जैसा कि अभी दिख भी रहा है, जो तस्वीरें हम सब देख रहे हैं, पहले रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा। मैं अजिताभ जी जुड़ गए हैं, जरा देखता हूं शायद अगर इस पर आवाज उन तक पहुंच पा रही है तो। अजिताभ जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, बोले। मेरा सवाल वही है, जंग कहां, किस बहाने तक पहुंचा? 1 महीना पूरा हो गया है, अब क्या लग रहा है? ये जंग आगे जंग ही होती रहेगी या फिर बातचीत का प्रोसेस जो है उससे वाकई सिंसियरिटी नजर आ रही है? प्रोफेसर अजिताभ। आवाज नहीं आ रही है मुझे। प्रोफेसर अजिताभ को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए हम कोशिश फिर करेंगे कि आपसे हम जुड़ पाए, आप हमें सुन पाते। संजीव जी, यही सवाल आपके पास, फिर कोशिश होगी हमारी उनके पास जाने की, फिलहाल आप जवाब दे दें। हाँ जी, मैं जो पहली बात कह रहा था कि जो इस युग को युद्ध का युग बनाने की पूरी जो कवायद है, साजिश है, वो लगातार चल रही है। एक युद्ध 4 वर्षों से ज्यादा समय का चल ही रहा है, रशिया यूक्रेन का, बीच में इजराइल हमास का भी युद्ध चला। इधर आना चाहता हूं संजीव जी, मेरा सवाल अब ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो समस्याएं हैं, दुनिया के कई देश उसको झेल रहे हैं। मेरा सवाल ये है सर कि क्या ये जो अब मामला चल रहा है कि अमेरिका जो है मरीन्स भेज रहा है, पेंटागन जो है कुछ और ट्रूप्स भेज रहा है, तो क्या ये ग्राउंड डिवीजन का सच में ये ऐसा होने जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? अगर ऐसा होगा इसका मतलब है कि जंग अभी जल्दी खत्म नहीं होगी। हौसी ने टारगेट दे दिया कि हम रेड सी पे कब्जा कर लेंगे। इधर जा रहे हैं। देखिए, यदि आज की डेट में बात करें, 30वें दिन बात करें, तो अभी भी कोई बड़े जो एफर्ट्स जो डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन करने की तरफ तो नहीं दिखाई दे रहे हैं कि उसमें सफलता मिल रही हो। प्रयास जरूर हुए हैं और शर्तें जरूर रखी गई है, प्रपोजल्स रखे गए हैं, लेकिन अमेरिका यदि इसी तरीके की स्थितियां बनी रही तो मेरा ऐसा मानना है कि वो खार्ग आइलैंड में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ये जो ब्लॉकेट को, जो अमेरिका के लिए और उसके जो क्लोज जो एलाइज और पार्टनर्स के लिए जो सेलेक्टिव तरीके से इस्लामिक रिजीम ने इम्पोज कर रखा है, उसके विरुद्ध वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करेगा। और वो जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की जो तैयारियां हैं वो अमेरिका तेज गति से कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3500 जो अमेरिका के जो सोल्जर्स हैं, जिसमें कि 2500 मरीन्स हैं, 1000 सेलर्स हैं और एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स वहां पहुंच रही हैं।
तो अमेरिका एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करने की तैयारी में जरूर दिखाई देता है। ठीक है। और आने वाले दिनों में ऐसे ऑपरेशंस लॉन्च किए जा सकते हैं, इसकी संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। प्रोफेसर अजिताभ, अब आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं है अभी, हमारे सुन नहीं पा रहे। तो त्यागी सर, मेरा आपसे सवाल अब ये होगा, मैं दरअसल इसके अगले पड़ाव की तरफ जाना चाहता हूं कि अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव और ज्यादा जंग का मैदान भीषण होता जा रहा है वो देख रहे हैं हम, या फिर ये कि उसमें वाकई सरलता आएगी? क्योंकि देखिए अमेरिका के लगभग तमाम राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है, नो किंग्स, और उसमें वो इमिग्रेशन पॉलिसी से लेकर के अब खासतौर से ईरान वॉर को लेकर के लोग जो है सड़कों पर आ गए हैं। क्या इसका दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर है? क्या डोनाल्ड ट्रंप पर मार्केट का दबाव है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप वाकई ईरान जंग में बिल्कुल एक कहते हैं ना कि जीता हुआ शासक जो है वैसा कुछ तमगा चाहते हैं, तभी वो इस जंग से बाहर निकलेंगे? त्यागी साहब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले वाले प्रेसिडेंट चाहते थे जी। वो सिर्फ थिंक करते रहे, सोचते रहे कि अब ईरान हमेशा डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल करता रहा, और वो सोचते रहे कि हम एक्शन लेंगे। अमेरिका की कई कैजुअलिटीज हुई जो ईरान ने करवाई दूसरे देशों में, लेकिन जो वो पुराने प्रेसिडेंट सोचते थे वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। बेशक ये प्रदर्शन हुए, प्रदर्शन तो टेम्परेरी होते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, अगर जो मैंने आपको एक रास्ता बताया, अगर हिंदुस्तान बीच में इंटरवीन करे बिकॉज ऑफ इट्स क्रेडिबिलिटी, बात हो सकती है। पर अगर वो बात नहीं होती है तो फिर मुझे लगता है कि ये ग्राउंड ऑपरेशंस होंगी, और ये ग्राउंड ऑपरेशन बेसिकली केशव आइलैंड और ये जो हेलो हेलो कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? क्या जी आपको जी मेरी जी आवाज आ रही बोलिए, है? आप सुन पा रहे हो, बताएं। जी हाँ, अब मैं सुन पा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो अमेरिका मेन लैंड ऑफ ईरान के ऊपर तो कोई ग्राउंड ऑपरेशन करेगा ही नहीं। जियोग्राफिकल कंडीशन हाँ, आ रही आवाज। जी ठीक है। वो हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये जो 2-3 आइलैंड हैं जो वहां पे किसी भी आने वाले ट्रांजिटिंग शिप को रजिस्टर ठीक करते है। हैं। त्यागी सर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। एक हमारे पास और एक गेस्ट जुड़ चुके हैं, मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ हैं। जरा सा अली जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अली साहब जी, आप हमें ये थोड़ा संक्षेप में बता दे, चुके काफी देर हो गई आपको जोड़ने में। मैं जल्दी से ये जानना चाहता हूं कि जंग जारी रहेगी या बातचीत वाला जो ट्रैक है उस पर तेजी आ रही है? बस सवाल ये सीधा। मैं चाहता हूं कि जंग जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन आज भी हमने देखा कि हौती रेबल्स यमन से उनका भी एंट्री हुई है जंग के अंदर। तो अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि, माफ कीजिएगा पहली बात तो मैं लेट हो गया हूँ ज्वाइन करने में, क्योंकि मैं इंटरनेट सपोर्ट नहीं करा था। जी जी। लेकिन देखिए वही बात मैं कहूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम अब तक तेल की बात कर रहे हैं कि 20% तेल दुनिया में जाता है। जैसे मैं इंटरनेट लेट हुआ मेरा, 30% दुनिया का इंटरनेट के केबल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाते हैं। उसके बारे में किसी ने विचार किया है कभी? अगर वो काट दें तो बिल्कुल जंग जारी रहेगी बदकिस्मती से। इसमें ये अभी तो फिलहाल तो मेरे को कोई ऐसे साइंस नहीं दिख रहे हैं कि जंग रुकने वाली है। जी ओके जी। प्रोफेसर अजिताभ, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो मेरा सवाल ही रह गया, जवाब ही का इंतजार कर रहा हूं मैं। जी बोलें, कहां तक पहुंचे हैं? एक महीना हो चुका। देखिए, जंग तो थमता नजर नहीं आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी, जंग थमता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि अब तो एक और फ्रंट खुल गया है यमन की तरफ से, जो हुतियों ने इजराइल पे अटैक किया है उससे। और ये इसका तो एक कह रहे हैं ना कि जो हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन, अब वो ईरान के अलावा और जगहों से भी खुल गया है फ्रंट। और ये निश्चित रूप से अमेरिका और इजराइल के लिए एक ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। इस बीच जो अभी और भी हमारे जो को पैनलिस्ट ने कहा, अली शाह जी ने जो कहा, बिल्कुल एक खतरा है कि इंटरनेट पे जो केबल्स उसके हैं उससे 30% जो आ रहा है, उससे एक और नई दुविधा वर्ल्ड के लिए आएगी, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द की। अगर कम्युनिकेशन के चैनल इस तरह से रुकते हैं, पाकिस्तान पे ईरान का भरोसा नहीं है, अमेरिका पे ईरान का भी भरोसा नहीं है, और दूसरी तरफ ये व्यवस्था जो चरमरा सी गई है, इससे निजात पाना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है अमेरिका और ईरान दोनों को डायरेक्ट बातचीत करनी चाहिए, इजराइल को कॉन्फिडेंस में लेके। और एक चीज और मैं यहां कहना चाहूंगा विशाल साहब, कि जो अरब गल्फ के देश हैं वो भी अपने आप को साइडलाइन फील कर रहे हैं। उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना अमेरिका और इजराइल दोनों के हित में है, क्योंकि वो भी डायरेक्ट इसके भुक्तभोगी हैं। जी
बिल्कुल। एक और चीज मैं इस तरफ इशारा कर रहा था कि ईरान में भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं, वो ईरान के गवर्नमेंट के फैसलों के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। अमेरिका में जो अभी जो वहां प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है नो किंग्स में, वो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के फैसलों के खिलाफ हैं। ये चीजें क्या बता रही है? ये कितना किसी भी रूलिंग जो बॉडी होती है उसके लिए कितना ये मददगार होता है जनता का ओपिनियन? अजिताभ जी। देखिए विशाल साहब, अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि अभी अमेरिका में जो मिड टर्म पार्लियामेंट के वहां के जो कांग्रेस के ये होने वाला है इलेक्शन, उस पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी की दोनों डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी दोनों कहीं ना कहीं भटकी हुई है। ये जो अमेरिका फर्स्ट की नीति ने कहीं ना कहीं अमेरिका को डाउन किया है मुझे लगता है। और इससे सिर्फ और विदेश नीति नहीं, अर्थनीति नहीं, ये जो कहते हैं कूटनीति, उस पे भी इसकी छाप और जो कहते हैं ना काली छाया वो पड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं इसके लिए ट्रंप की नीतियां, चाहे वो ट्रेड और टैरिफ की बात करें, युद्ध से रिलेटेड उनके जो है, जो उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की अपने एलीज पे, चाहे वो नेटो के देश हों, G7 के देश हों, उनके अपने एलीज हैं, हर किसी से डंडे के जोड़ पे इन्होंने अपने हक में सब कुछ करना। हाँ। तो वो उनका बैकफायर करता नजर आ रहा है, और उसी का परिणाम ये जो कहते हैं ना किंग वाली नीति हो गई। उसके खिलाफ लोग इजराइल में भी उठे हुए हैं और अमेरिका में भी ये प्रदर्शन चल रहा है। सोचिए अमेरिका के 50 जो स्टेट्स हैं, हर जगह लगभग 3100 रजिस्टर्ड जो हैं ये धरना प्रदर्शन वहां हो रहा है उनके अगेंस्ट में। डेफिनेटली ये उनकी नीतियों का दुष्प्रभाव और फेल्योर दिखाता है। चलिए, मैं बहुत ही माजरत के साथ कि मेरे पास समय बचा नहीं है, कुछ ना कुछ तकनीकी कारण हो गया, हमारे साथ मेहमान देर से जुड़ पाए। अली साहब और त्यागी सर, आपसे भी मैं अब मजीद सवाल नहीं कर सकता। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। संजीव जी आपका भी शुक्रिया, और अजिताभ जी, इस पर चर्चा हम लोग आगे करते रहेंगे। फिर इसके बाद फिर कभी किसी दूसरे मामले में कि दरअसल ये जंग के हालात कैसे बने, चूंकि देखिए जंग जो है अगर ये फैलती है तो ये किसी के लिए भी किसी के हक में नहीं है, किसी देश के हक में भी नहीं है, चाहे वो मिडिल ईस्ट के या फिर वेस्ट एशिया कह लें या फिर इधर जो तमाम लोग। भारत में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है कुछ हद तक। हालांकि भारत की विदेश नीति कुछ ऐसी है कि उसने अभी तक इसके बुरे असरात को संभाल रखा है, लेकिन ये देखना होगा कि जंग आखिर किस पड़ाव तक पहुंचती है। 1 महीना पूरा हो गया है, 24 घंटे और हफ्तों की नैरेटिव से निकलते निकलते 1 महीना तक पहुंच गया है। आगे क्या होगा इस पर नजर बनाए रखेंगे। अब बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, हमें इजाजत।